बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए हम आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोजी और हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, राइट। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में आपको याद होगा कि हमने देखा था कि किसी भी चीज़ को, एक चीज़ जो अननोन है, क्रूड ड्रग है, जिसको सिर्फ कलेक्शन के प्रोसेस के बाद यानी उसके ऊपर किसी किस्म का कोई केमिकल फार्मूला, कोई लैब का टेस्ट, किसी किस्म का कोई केमिकल एक्शन परफॉर्म नहीं किया गया, सिर्फ उसे कलेक्ट किया गया है और आपके सामने लाया गया है और आपने उसकी इवैल्यूएशन करनी है। तो आपने सबसे पहले पिछले लेक्चर में मॉर्फोलॉजिकल यानी उसकी स्ट्रक्चरल, उसकी शक्ल, उसको देखकर एक अपना एनालिसिस ड्रॉ करने की कोशिश की ताकि हमें मालूम हो सके कि जो चीज़ हमारे पास लाई गई थी वो चीज़ एक्चुअली क्या हो सकती है, राइट। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन जो हमने अपने सेंसेस की मदद से की थी, जो हमने गॉड गिफ्टेड सेंसेस है, एक नेचुरल सेंसेस जो कि हर किसी के पास होती है, उनकी मदद से, इसके अलावा हमारे पास और सोर्सेज क्या हो सकते हैं कि हम इवेलुएट करें। एवेलुएशन कहते हैं किसी भी चीज़ की तफसील में जाना। और जब हम क्रूड ड्रग की इवेलुएशन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि क्रूड ड्रग की इवेलुएशन के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो इस टाइम स्क्रीन पर सामने हमारा सेकंड ऑप्शन यानी मॉर्फोलॉजिकल ऑप्शन के बाद जो इवेलुएशन का हिस्सा है वो केमिकल इवेलुएशन भी हो सकता है। इसमें हो सकता है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हों जो पहले से आपकी नज़र से, आपके हाथों से, लैब्स में आपके सामने से गुजर चुकी हो, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे, राइट। तो केमिकल इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग, द केमिकल इवेल्युएशन इंक्लूड्स क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट, chemical assays and instrumental analysis। क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट, किसी भी चीज़ की क्वालिटी, हम क्रूड ड्रग की क्वालिटी की बात करें तो हम क्रूड ड्रग की क्वालिटी को असेस करने के लिए, मेजर करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिससे हमें मालूम होता है कि क्रूड ड्रग जो हमारे पास लाई गई है उसमें क्वालिटी का लेवल क्या है। क्वालिटी असेसमेंट इसलिए करते हैं कि हमने एक टर्म पढ़ी थी एडल्ट्रेशन की। एडल्ट्रेशन कहते हैं मिलावट करने को। तो जिस चीज़ को हम चेक करना चाह रहे हैं, हम उसका खालिसपन कितने परसेंटेज तक है वो चेक करना चाह रहे हैं। तो हमने केमिकल इवेल्युएशन में क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट भी करने होते हैं, क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट भी करने होते हैं। क्वांटिटेटिव मीन हमने क्वांटिटी, हमने उसकी मिकदार जो है वो देखनी है कि हमारे पास क्रूड ड्रग लाई गई है, उसके अंदर जो हमारा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके अंदर जो हमारी काम की चीज़ है जिसको हमने मेडिसिनल पर्पस के तौर पे इस्तेमाल करना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो इसके भी कुछ मखसूस टेस्ट होते हैं जो कि हम बाद में देखेंगे। आने वाले वक्तों में हम अपनी लैब्स में हम इसे परफॉर्म करेंगे और अपने इसको स्टडी करेंगे। केमिकल एसेज होते हैं। केमिकल एसेज का मतलब ये वही केमिकल टेस्ट है, ये असेसमेंट्स वाले टेस्ट होते हैं। इसमें क्वालिटी भी आ जाती है, इसमें क्वांटिटी भी आ जाती है और इसमें इनके कुछ ख़ास टेस्ट भी आ जाते हैं जो कि किसी भी केमिकल इंग्रेडिएंट की पहचान करने में हमें मदद देते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस आप लोग जानते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लैब में होते हैं, मशीनें लैब में होती हैं। तो हर लैब का अपना एक प्रोटोकॉल होता है। लैब में जाके हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो टारगेट हम लेके गए होते हैं उसे हम अपना अचीव करते हैं। तो आइसोलेशन यानी सेपरेट किया, प्योरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर द केमिकल मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन।
आइसोलेशन बोलते हैं सेपरेशन को। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लाई गई, आपने अपने काम की चीज़ जिसको हमने स्टडी करना है, जिस पर हमने परफॉर्मेंस देनी है, जिसके लिए हमने असेसमेंट्स करनी है, तो उसको आइसोलेट यानी सेपरेट करना है, उसको प्योरीफाई करना है। उसके ऊपर जो जो चीज़ें, हर वो चीज़ जो कि उसकी प्योरिटी या उसके खालिसपन को मुतासिर करती है, हमने वो रिमूव करना है। अब इसमें रिमूव करने के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं। उसमें फिज़िकल मेथड भी होता है जिसमें आप अपने सादा से हाथों को इस्तेमाल करते हुए इम्प्योरिटीज़, ना खालिस चीज़ें या अनरिक्वायर्ड चीज़ें, हमें नहीं चाहिए जो चीज़ें, वो हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ये होते हैं आपकी काम की चीज़ें। ये है सारी वो चीज़ जिसके ऊपर हम सारी स्टडी कर रहे होते हैं या जिसके लिए हम सारी स्टडी कर रहे होते हैं, वो हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। केमिकल इवैल्यूएशन में हमने देखा कि हम आइसोलेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, हम प्योरीफाई करते हैं, हम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पहचानने के लिए कुछ केमिकल मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। ये था क्वांटिटेटिव एनालिसिस से मुतालिक। क्वालिटेटिव केमिकल। क्वालिटेटिव केमिकल टेस्ट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द वेरियस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फाइटो की टर्म प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होती है और फाइटो की टर्म आम तौर पे और ऐसी मेडिसिनल चीज़ें जो कि हम प्लांट सोर्सेज से हासिल करें उसके लिए भी इस्तेमाल होती है। तो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी मेडिसिनल चीज़ें, मेडिसिनल इफ़ेक्ट वाली चीज़ें जो हमने लेनी है या हम ले चुके हैं या हम लेना चाहते हैं पौधों से, तो वो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहलाएंगे। और इसमें आपके सामने 2-3 एग्जांपल्स हैं। उसमें एल्कलाइड्स भी हो सकते हैं, उसमें ग्लाइकोसाइड्स भी हो सकते हैं, उसमें टैनन्स भी हो सकते हैं, उसमें रेजन्स भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारी फाइटोकेमिकल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की कैटेगरी होती है। चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। हमने देखा एग्जाम्पल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। पहली एग्जाम्पल है कॉपर एसीटेट, एक केमिकल है used in the detection of colophony present as an adulterant for the resins. Resins phytoconstituent है। रेजन एक ऐसी चीज़ है जिसको पौधों से, फाइटो से हमने एक्सट्रैक्ट किया। आपके पास लैब में रेजन लाया गया, आपने चेक करना है, केमिकल एनालिसिस करना है कि रेजन में जो कोलोफोनी है एज अ एडल्ट्रेंट यानी ना खालिस चीज़ के तौर पे मौजूद है या नहीं है। तो आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं केमिकल एसीटेट, यानी कि आपके पास एक सैंपल लाया गया, आपको मालूम है कि ये रेजन है, आपने चेक करना है कि ये खालिस है या नहीं है। आपने कॉपर एसीटेट का इस्तेमाल किया, रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया, दिस मीन के रेजन खालिस नहीं है। और अगर रिज़ल्ट नेगेटिव आ गया तो आपको मालूम होगा कि आपके पास जो क्रूड ड्रग है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट है या फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो खालिस है। सेम वे कॉटन सीड ऑयल के लिए जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो हॉलफेन टेस्ट किया जाता है, केमिकल इवेल्युएशन में काउंट होता है। ऑलिव ऑयल में सीसेम, सरसों का ऑयल चेक करने के लिए बाउडीन टेस्ट ये किया जाता है, यानी कि आप इसमें ये देखना चाह रहे हैं कि जैतून का जो ऑयल है प्योर ऑयल है या उसमें किसी चीज़ का मिक्सचर है या उसमें सरसों के तेल को मिक्स किया गया है। तो उसके लिए बाउडीन टेस्ट ये परफॉर्म किया जाता है ऑलिव ऑयल के लिए। द टेस्ट विद एसिटिक एंड नाइट्रिक एसिड फॉर गर्जुन बाल्सम इन कैपाइबा। बाल्सम एक फाइटो एक्सट्रैक्ट है, एक फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब इसके लिए भी नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है, एसिटिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। एरगेट हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके लिए जो केमिकल रिएजेंट यूज़ किया जाता है उसे
वैन ओल्ट्स रिएजेंट यूज़ किया जाता है। और इसमें कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो कि सिंपल है, हेल्पफुल है हमें पहचान देने में, हमें पहचानने में, और हमारा जो टारगेट होता है कि हमने आइसोलेट करना है, हमने प्योरीफिकेशन चेक करनी है, हमने मुख्तलिफ प्रोसीजर देखने हैं। ये आने वाले टाइम में हम लोग अपनी लैब्स में परफॉर्म भी करेंगे। और इसमें सबसे स्टार्च सबसे कॉमन चीज़ है, वो है स्टार्च। और स्टार्च को चेक करने के लिए हमेशा आयोडीन के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये हमें मालूम हुआ कि कुछ केमिकल्स हैं और वो स्पेसिफाइड है अपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आइडेंटिफाई करने में, उनकी प्योरिटी चेक करने में। क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी का एनालिसिस करना कि कितनी मिकदार में कौन सी चीज़ किस क्रूड ड्रग में पाई जाती है, ये केमिकल एनालिसिस भी हमारे आज के टॉपिक का हिस्सा है। क्वांटिटेटिव केमिकल टेस्ट सच एज एसिड वैल्यू, जो जिसकी स्पेसिफिकेशन है रेजन्स के साथ और बाल्सम के साथ। सैपोनिफिकेशन वैल्यू, जिसको स्पेसिफाई किया गया बाल्सम के साथ। एस्टर वैल्यूज़, जो कि रिलेटेड है बाल्सम्स एंड वोलाटाइल ऑयल्स के साथ। एसिटाइल वैल्यू रिलेटेड है वोलाटाइल ऑयल्स के साथ। दे आर ऑल्सो यूजफुल इन द इवेल्युएशन ऑफ अ ड्रग बाय मीन्स ऑफ अ केमिकल ट्रीटमेंट। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हमने पहले पढ़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी असेसमेंट। अब हम देखना चाह रहे हैं हमारे पास जो सैंपल फॉर्म में है उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होते हैं। तो हमें फिंगर टिप पे मालूम होना चाहिए कि एसिड वैल्यू, तेज़ाब एसिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम रेजन्स बाल्सम के लिए। सैपोनिफिकेशन वैल्यू बाल्सम के लिए। एस्टर वैल्यू बाल्सम्स वोलाटाइल ऑयल के लिए। एसिटाइल वैल्यू वोलाटाइल ऑयल्स के लिए। ये टर्मिनोलॉजी मुमकिन है थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगे, लेकिन जब आप इसके मतलब में जाएंगे, और इससे अगली स्लाइड में मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि एसिड वैल्यू कहते किसे है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू हम कहते किसे है, एस्टर एक केमिकल है इसकी वैल्यू कहते किसे है, और एसिटाइल वैल्यू को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। इसमें एक टर्म तो मैं आपको वैसे ही बता दूं, सैपोनिफिकेशन बोलते हैं जैसे हम एक साबुन को दोनों हाथों के दरमियान यूज़ करें, हम उसको जब रगड़ते हैं पानी के साथ गीला करते हैं तो झाग सी बनती है। तो कुछ केमिकल्स यानी बाल्सम्स ऐसे भी होते हैं, जब हम इनको टेस्ट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर जब हम इसको केमिकल के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं तो इसके साथ कुछ झाग सी बननी शुरू होती है। अब वो झाग की मिकदार कितनी होती है, यानी उसकी वैल्यू कितनी होती है, जब वो हमारे सामने आए हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि जो हम ऑब्जेक्टिव लेके जो टेस्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम किस हद तक उसमें कामयाब होने जा रहे हैं। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस, हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस हमेशा लैब्स में होता है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद होते हैं। आपको कोई भी लफ्ज़ अगर डिफ़िकल्ट लगता है आप उसको अंडरलाइन कर लें, आप उसको लिख लें, आप उसको गूगल आउट कर सकते हैं। जब आपको उनका तर्जुमा मालूम होगा आपके लिए चीज़ें मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएंगी। उससे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इसी चीज़ को पढ़ेंगे या दोहराएंगे, लिखेंगे, टेस्ट देंगे, तो आपके लिए ये ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा जब आपको इनका तर्जुमा मालूम होगा। इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस आर यूज्ड टू एनालाइज द केमिकल ग्रुप्स ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। केमिकल ग्रुप्स हमने एक आइडिया लिया था कि वो रेजन्स भी हो सकते हैं, वो टेनिन भी हो सकते हैं, वो अल्कलाइड भी हो सकते हैं, ये ग्लाइकोसाइड्स भी हो सकते हैं। ये होते हैं की कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आपके सामने एक सैंपल आया तो आपने ये देखना है कि इसके अंदर ऐसी कौन सी काम की चीज़ है जो मेरे लिहाज से, मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काम आ सकती है। तो वो अल्कलाइड भी हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी हैं, रेजन्स भी हैं, टेनन्स भी है, और ये बहुत सारा आगे बड़ा सा ग्रुप भी बन जाता है।
लेकिन जो टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव इस्तेमाल हो रही है वो मैं आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, ताकि हम बार बार एक चीज़ को रिपीट करेंगे तो उसकी रिटेंशन या जहन में वो चीज़ ज़्यादा देर तक पायदारी रह जाती है, उसकी भूलती नहीं है। Instrumental analysis are used to analyze the chemical groups of phytoconstituents using chromatographic and spectroscopic methods। हम लोग अपनी लैब्स में क्रोमेटोग्राफी भी करेंगे और करते हैं, और हम माइक्रोस्कोप्स का इस्तेमाल भी करते हैं, और इसके अलावा भी हर वो इंस्ट्रूमेंट जो हमें एनालिसिस करने में हेल्प करे तो उसको भी हम यूज़ करेंगे। और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पहले किसी दौर में कुछ अर्सा पहले तक सबसे सादा टेक्निक हुआ करती थी पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें आपके पास एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर हुआ करता था। आप उस पर अननोन सैंपल जो था उसका सॉल्यूशन बना के आप उसको अप्लाई कर देते थे, फिर आप एक केमिकल रिएजेंट जो था वो उस पर अप्लाई करते थे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो सैंपल आपने अप्लाई किया होता था वो रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके पार्टीशनिंग कर लेता था, सेपरेट हो जाता था और कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता था क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर। हमें उससे कुछ बुनियादी चीज़ें जो कि अब स्टैंडर्ड्स जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में अब स्टैंडर्ड्स का दर्जा रखती हैं, हम उनके साथ अपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर को जब टैली करते थे हमें काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता था कि ये जो अननोन सैंपल दिया गया है इसका ताल्लुक किस कैटेगरी से हो सकता है, इसका ताल्लुक किस फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट से हो सकता है, ये अल्कलाइड हो सकता है या ग्लाइकोसाइड हो सकता है या कोई अननोन केमिकल है जो अपनी निशानी इस निशानी की वजह से नॉन केमिकल बन सकता है। लेकिन चूंकि वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आई फार्माकोग्नोसी में और उसमें जो सेपरेशन टेक्निक्स थी उनमें, तो क्रोमेटोग्राफी अब वो सादा पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं रही है। आप इसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का एक सेगमेंट ऐड कर लें। आप देखें इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी ऐड हो चुकी है, इसमें हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ऐड हो चुकी है, इसमें HPLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इसमें ऐड हो चुकी है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो मेथड्स होते हैं उसमें हम रेज का इस्तेमाल भी करते हैं। हमारे पास ऐसी जदीद मशीनें भी मौजूद हैं जिनमें आप फ्रीक्वेंसी रेज अल्ट्रावायलेट कितनी मिकदार में कितनी शिद्दत के साथ कितनी देर के लिए आप अपने सैंपल पर अप्लाई करेंगे, और एट द एंड रिज़ल्ट यही होगा कि आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को स्टडी करना चाह रहे हैं वो सेपरेट होगा। आप उस पर केमिकल एनालिसिस करेंगे, आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, आप क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, और एट द एंड ऑफ द टाइम हमें जो काम की चीज़ है वो सामने आनी चाहिए जिसके लिए हमने ये इतनी सारी एफर्ट की, इतना सारा हमने पढ़ा। हाँ, ये वो चीज़ जिसके बारे में मैंने कहा कि मुमकिन है कि ये टर्मिनोलॉजीज आपके सामने यूज़ हो तो शायद आप कहें कि सर ये एसिड वैल्यू एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टर्म है, ये सेपोनिफिकेशन वैल्यू थोड़ी सी डिफ़िकल्ट टर्म है, एसिटाइलेशन हमारे लिए याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। तो ये एक स्पेसिफिक स्लाइड बच्चों आपके लिए बनाई गई है। आप जब इसको पढ़ने बैठेंगे तो मुमकिन है कि आप कहें कि नहीं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो पहले से लेकर आखिर तक आप ये देखेंगे कि सबका टेस्ट तकरीबन एक जैसा ही है। याद करना इज़ नॉट द इशू, पढ़ना इज़ नॉट द इशू। तीनों चीज़ें एक जैसी है सिवाय एक या दो लफ्ज़ के डिफरेंस के साथ। हमने कहा था कि एसिड वैल्यू देखनी चाहिए जब हम केमिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, जब हम केमिकल इवेल्युएशन कर रहे होते हैं। आप देखिए एसिड वैल्यू इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड इन 1 ग्राम ऑफ फैट। फैट 1 ग्राम अगर है उसके अंदर फ्री फैटी एसिड्स मौजूद है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी उसका फंक्शन या उसका जो केमिकल एक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो उसका कितना मिलीग्राम चाहिए, इसको हम एसिड वैल्यू कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ
The acid value is defined as the number of milligrams of potassium hydroxide required to neutralize the free fatty acid present in 1 gram of fat. It is a relative measure of the rancidity as the free fatty acids are normally formed during decomposition of the ट्राइग्लिसराइड्स. एसिड वैल्यू आपको एक अंदाज़ा हो गया. अब हर चीज़, हर केमिकल का अपना एक एसिड वैल्यू होता है. आप परफॉर्म किया, अगेन अननोन सैंपल आया, आपने उसका एसिड वैल्यू टेस्ट परफॉर्म किया, आपके पास ऑलरेडी एक लिस्ट में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स के एसिड वैल्यूज़ दिए गए हैं. अब आपने जो परफॉर्म किया उसकी एक रीडिंग आई, और वो रीडिंग आप अपने स्टैंडर्ड के साथ टैली करेंगे. आप 1 मिनट में आइडेंटिफाई करेंगे कि जनाब हमने ये टेस्ट किया था, ये रीडिंग हमारे पास पहले मौजूद है, इसकी रीडिंग ये फ्ला कॉन्स्टिट्यूएंट के साथ मैच कर रही है. लिहाजा जो हमें अननोन सैंपल दिया गया था वो तो ये X है, वो ये Y है, या वो ये Z है. ठीक है. इसी तरह जब आप सपोनिफिकेशन देखते हैं तो सेम एसिड वैल्यू ही की डेफिनेशन को फॉलो करता है, सिवाय एक या दो लफ्ज़ के डिफरेंसेस के. कैसे? सपोनिफिकेशन वैल्यू इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये वही चीज़ है जो हमने ऊपर डिस्कस की, अगेन इन मिलीग्राम्स. अब वो पहले था रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज, इसमें है रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल अंडर द कंडीशन स्पेसिफाइड. और सपोनिफाई मैंने सबसे सादा लफ्ज़ में बताया कि ये उस तरह का प्रोसेस है कि जैसे झाग का बनना, जैसे हमने मिसाल ली थी साबुन की, हम ऊपर एसिड वैल्यू में न्यूट्रलाइज कर रहे थे फ्री फैटी एसिड्स को, और हम इसमें सपोनिफाई कर रहे हैं 1 ग्राम ऑफ फैट को. हमारा एक्टिंग केमिकल वही है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और इसी तरह जब हम तीसरी एग्जांपल पे जाते हैं, एसिटाइलेशन वाली बात करते हैं, तो उसमें भी तकरीबन यही बात की गई है. द मेजर ऑफ अ फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको मालूम है कि वो ग्रुप जिसमें OH कॉम्बिनेशन मौजूद है. द मेजर ऑफ द फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन अ सब्सटेंस एज अ फैट और ऑयल एज डिटरमिन्ड बाय द एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन एक केमिकल प्रोसेस का नाम है. being the number of milligrams of potassium hydroxide required for the neutralization of the acetic acid. एसिटिक एसिड की निस्बत से ही इसको एसिटाइलेशन का नाम दिया. और आपने फिर भी देखा कि इसमें जो यूज़ हुआ वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही इस्तेमाल हुआ. हमने 3 चीज़ें देखी, एसिड वैल्यू देखी, हमने एसिटाइलेशन देखी, हमने सपोनिफिकेशन देखा. हमने देखा कि तीनों का एक्टिव केमिकल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही है. वो पहले में न्यूट्रलाइज कर रहा है फ्री फैटी एसिड्स को, वो दूसरे में एक्ट कर रहा है 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल में, और तीसरे में वो एक्ट कर रहे हैं एसिटिक एसिड में, दैट इज़ फॉर्म बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एसिटाइलेटेड सब्सटेंस. हमें एसिड वैल्यू जब मालूम हो जाती है, हमें सपोनिफिकेशन वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं, हमें उनकी एसिटाइलेशन की वैल्यूज़ जो है वो मालूम हो जाती है, तो हमें बहुत कुछ शनाख्त के अमल में, क्वालिटी और क्वांटिटी के अमल में बहुत सी हेल्प मिलती है. ये था आपका केमिकल एनालिसिस वाला पोर्शन. कोशिश थी आपको जितना आसान सिंपल वे से मैं समझा सकूं, मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की. आप अपने पॉइंट्स लिखेंगे, आप अपने क्वेश्चंस लिखेंगे, आप इसको रिपीटेडली इस वीडियो को देखेंगे. अगर कहीं भी कोई चीज़ ऐसी जो कि अंडरस्टैंडेबल नहीं है, आप बार बार उसको सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है. हमारा जैसे इंटरेक्शन होगा हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे. अब ये निस्बतन केमिकल एनालिसिस के ये एक आसान है. फिज़िकल एनालिसिस, फिज़िकल इवेल्युएशन, अगेन इसका कॉन्सेप्ट, इसका बैकग्राउंड यही है कि आपके सामने लाया गया एक क्रूड ड्रग, यानी कलेक्टेड प्रोडक्ट को कलेक्ट करके आपके सामने लाया गया. अब आप बताएंगे इसको कि इसमें की फिज़िकल इवेल्युएशन पहले हमने की थी लैब में इवेल्युएशन, अब फिज़िकली अपने सामने अपने हाथों से आप किस तरह से इसको इवेल्युएट करेंगे. सिंपल सादा सी एग्जांपल्स, सादा सी बातें हम देखेंगे. उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है, यानी उसमें नमी की मिकदार कितनी है. और ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल हो रही हैं आप लोग जहन में रखें
कि स्टैंडर्ड, इनके आगे इनके नंबर्स, इनके वैल्यूज़ मौजूद होते हैं। हम किसी भी चीज़ को जब हम परफॉर्म करते हैं फिज़िकली या केमिकली, तो हमारे पास कोई ना कोई तो उसका रिज़ल्ट आएगा, और वो रिज़ल्ट आता है तो हम अपने स्टैंडर्ड के साथ टैली करके फ़ौरन उसकी आइडेंटिफिकेशन के अमल को मुकम्मल कर लेते हैं क्विकली। सो these are rarely constant for the crude drugs but may help in evaluation with reference to moisture content। जो सैंपल है आपने उसमें नमी की मिकदार चेक करनी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है कुछ मखसूस फार्मूले लगाकर, डेंसिटी आपने मालूम करनी है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी उसका वज़न कितना है और उसने जगह कितनी घेरी हुई है, सेंटीमीटर्स में हम नोट करते हैं। वॉल्यूम हम वर्नियर कैलिबर या लेंथ हमने मेजर करनी हो तो छोटी छोटी डिवाइसेस की मदद से हम ये चीज़ें वॉल्यूम भी और लेंथ्स भी मेजर करते हैं। ऑप्टिक रोटेशन भी एक प्रोसेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक प्रोसेस है। मेल्टिंग पॉइंट सिंपली कितने टेम्परेचर पर, चाहे वो फ़ारेनहाइट में है, चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, चाहे वो केल्विन में है, आप कोई से भी एक टेम्परेचर स्केल सेलेक्ट करके चेक कर लें कि इसको कितनी देर कितनी गर्माइश में कितने टेम्परेचर पर रखा गया तो ये मेल्ट हो गया। और विस्कोसिटी, विस्कोसिटी यानी कि उसमें रेजिस्टेंस टू फ्लो, उसके चलने में कितनी उसको दिक्कत थी, यानी एक सोल्यूशन है तो वो आपने पानी को किसी जगह पर ऊंचाई से नीचे की तरफ आपने पानी को फ्री कर दिया तो पानी बहुत तेज़ी के साथ जाएगा। अब इसी पानी के साथ अगर ये पानी हो बहुत गाढ़ा, इसमें कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट, कोई ऐसी चीज़ जो कि उसमें मिक्स की गई थी, और आपने सेम पानी के साथ पैरेलल एक तरफ पानी को छोड़ दें, उसकी मूवमेंट चेक करें, एक तरफ गाढ़ा मटेरियल छोड़ दें, उसकी मूवमेंट चेक करें, ज़मीन आसमान का फ़र्क मिलेगा। अब यही गाढ़ा मटेरियल को मूव करने में, हरकत करने में जिस चीज़ से रुकावट महसूस हो रही थी तो वो विस्कोसिटी कहलाती है। हमें इससे उस ड्रग का, क्रूड ड्रग का सैंपल का जो गाढ़ापन है उसकी असेसमेंट यानी उसकी कंपोजिशन जानने में हेल्प मिलती है विस्कोसिटी की मदद से। थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल हमने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमने सिर्फ इसको समझना है कि ये क्या होता है। मॉइस्चर कंटेंट उर्दू में मैं आपको बता चुका कि नमी का तनासुब, यह कितनी नमी इसमें मौजूद होती है। मॉइस्चर कंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ अ क्रूड ड्रग ड्यू टू द केमिकल चेंज और द माइक्रोबियल अटैक। इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन and the control of the moisture content of the crude drug. It is determined by heating the drug at 105 degree centigrade in an oven at a constant weight। ये हम बात कर चुके हैं कि हमें कितनी गर्माइश पर कितना उसमें पानी का जो है वो रह जाएगा और कितना पानी उसमें निकल जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि स्टैंडर्ड वैल्यूज सबकी मौजूद हुआ करती है। तो डिजिटैलिस जो हमारी क्रूड ड्रग है उसमें मॉइस्चर कंटेंट 5% वेट बाय वेट होना चाहिए। अब यहीं से एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। सैंपल ए है आपके पास, आपने उसका केमिकल एनालिसिस परफॉर्म कर लिया, अब आप उसका फिज़िकल एनालिसिस कर रहे हैं। जहन में रखें कि सैंपल अननोन है, ए है आपके पास, आप उसकी शनाख्त के अमल से गुजर रहे हैं। आपने उसका मॉइस्चर कंटेंट चेक किया, जब आपने चेक किया तो मालूम हुआ कि उसकी रीडिंग 5 थी। अब जब 5 थी तो आपने वैल्यूज़ पर जो स्टैंडर्ड्स और रिज़ल्ट्स और चेक बुक्स आपके सामने मौजूद थी, आपने देखा कि 5 किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो वहाँ से आपको बड़ी आसानी से आइडिया होगा कि ये तो डिजिटैलिस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास भी रीडिंग 5 है और हमारे पास बुक्स में जो रीडिंग दी गई है वो भी 5% वेट बाय वेट है। विस्कोसिटी, ये मैंने आपको बोला रेजिस्टेंस, रुकावट, हलचल करने में, मूव करने में, हरकत करने में जो रुकावट एक प्रोडक्ट को, सैंपल को फेस करना पड़ती है, वो उसकी डेंसिटी की वजह से हो सकती है, वो उसके गाढ़ेपन की वजह से हो सकती है, और हम इसे विस्कोसिटी कहते हैं। और आप इस टर्म को बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ा भी हुआ है।
resistance of the fluid to flow. Viscosity of a liquid is a constant at a given temperature. इसकी भी standard values fix होती है, hence it is used as a means of standardizing liquid drugs. इसकी एग्जाम्पल लें, जैसे कि लिक्विड पैराफिन है तो इसकी विस्कोसिटी 64 सेंटीस्ट्रोक होगी। शर्त यह है कि जो टर्म्स और कंडीशंस और एनवायरमेंटल कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं वो भी साथ आपने रखने हैं, यानी मखसूस टेम्परेचर भी आपने देना है, मखसूस मशीन जो है आपने वो भी यूज़ करनी है। कहीं मॉइस्चर कंटेंट का बरकरार रखना भी ज़रूरी होता है। समटाइम हम कोई टेस्ट ऐसा परफॉर्म करते हैं कि एनवायरनमेंट अगर ड्राई ज़्यादा है तो रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा। तो हमने स्टैंडर्ड सर्टेन कंडीशंस की जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको भी मेंटेन रखना है कि आप एक सैंपल को टेस्ट करेंगे, आपको टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड है, आपको मॉइस्चर कंटेंट जो है वो कितना रिक्वायर्ड है, आपको लाइट जो है वो कितनी दरकार है, आपको बहुत सारे फैक्टर्स को मेंटेन रखते हुए टेस्ट करेंगे। उसमें आपकी जो रीडिंग आएगी और जो स्टैंडर्ड्स मौजूद होंगे आपके लिए उसमें एक्यूरेसी फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट कर देना, पिघला देना। It is one of the parameter to judge the purity of a crude drug. In case of pure chemical or phytochemicals, melting point are very sharp and constant. Since the crude drug from animals and plant origin contain the mixed chemicals, purity of the crude drug can be determined by their melting points. हमारे पास एग्जाम्पल है कोलोफनी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिस पर ये पिघल जाता है, अपनी सॉलिड फॉर्म चेंज कर लेता है, दूसरी फॉर्म सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, या उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाती हैं, वो है 75 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। सोलबिलिटी कहते हैं मिक्स हो जाना। कार्बोहाइड्रेट्स को पानी में डाला, मिक्स हो गया, आपके पास सैंपल्स मौजूद हैं, क्रूड ड्रग्स मौजूद हैं, सिर्फ आपने चेक करना है इसको कि इसको किस केमिकल में मैं डालूं तो इसकी सोलबिलिटी अटेन हो। ये एक टेस्ट है आइडेंटिफिकेशन का। तो बहुत सारे केमिकल हैं और बहुत सारी क्रूड ड्रग्स होती है, तो हमारे साइंटिस्ट ने अगेन इसमें भी हमें स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर दिए कि आपके पास सैंपल है, आप उसके ऊपर मुख्तलिफ टेस्ट कर रहे हैं, जब आप उसको चेक करेंगे आप उनके सोलबिलिटीज़ के मुख्तलिफ टेस्ट करेंगे, सैंपल की मिकदार लेंगे, कुछ आप केमिकल की मिकदार लेंगे, आप उनको डिज़ोल्व करेंगे, जहाँ पे इनकी डिजोल्यूशन आपको नज़र आ जाएगी वहाँ पे वो आपका एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट मार्क हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेशन इन अ ड्रग कुड बी इंडिकेटेड बाय द सोलबिलिटी स्टडीज़। हमें यहाँ से ये भी मालूम होता है कि इसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी, कोई नाखालिस चीज़ तो नहीं डाली गई, या उसमें डाली गई या नेचुरली उसमें मिक्स हो गई, तो हम सोलबिलिटी से हम उसको भी ट्रेस आउट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि बाल्सम ऑफ द प्यूरो इज सोलबल इन क्लोरल हाइड्रेट सोल्यूशन। कोलोफनी हमारी ड्रग है, इज फ्रीली सोलबल इन पेट्रोलियम। एस्फेटाइडा is soluble in carbon disulfide. Alkylidal bases are soluble in chloroform. इसमें 2 से 3 आप अच्छी सी आपको याद जो आसानी से रह जाए, आप इसको समझ के आप मार्क कर ले और फिर आपने उसी को ही मेमोराइज करना है। ठीक है। ईथर एक वोलेटाइल केमिकल है, यानी ये वो केमिकल है जिसे आप एक ओपन इन्वायरमेंट में या किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर आपने इसका ढक्कन, इसकी जो कैप है वो नहीं रखी। जब आप वो खोलेंगे, कैप साइड पे कर देंगे, तो ये वोलेटाइल है। वोलेटाइल कहते हैं हवा में उड़ जाने वाला, हवा में मिक्स हो जाने वाला। तो इसकी भी ईथर सोलुबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ भी होती है जिसको हम फिजिकल इवेल्युएशन में पढ़ते हैं। इट इज़ अप्लाइड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स, फिक्स्ड ऑयल्स, रेजन्स। यानी अब यहाँ पे देखें उसने स्पेसिफाई कर दिया कि आप वोलेटाइल ऑयल्स को पढ़ रहे होंगे, आप फिक्स्ड ऑयल्स को पढ़ रहे होंगे, आप रेजन्स को पढ़ रहे होंगे,
तो ये टेस्ट वहाँ पर ज़्यादा फ्रूटफुल है, आपको रिज़ल्ट दे सकता है। वोलेटाइल ईथर सोलुबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ होती है और नॉन वोलेटाइल ईथर सोलुबल एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ भी होती है। अगेन इसमें जब हम वही कंपैरिजन वाली बात आएगी तो ये वैल्यूज़ और स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको हेल्पफुल होंगी कि आप वोलेटाइल ऑयल को, फिक्स्ड ऑयल को, रेजिन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम एक मुख्तसर सा एक वन लाइनर, एक शॉर्ट सी समरी हम देख लेते हैं कि आज में हमने पढ़ा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, उसमें केमिकल इवैल्यूएशन वाला पार्ट था, उसमें फ़िज़िकल इवैल्यूएशन वाला पार्ट था, और ये दोनों चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं अपनी लैब में अपने इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। और फिज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी मदद से हमने उसमें एसिड वैल्यूज़ भी देखी, हमने उसमें ऐश वैल्यूज़ भी देखी, और हमने उनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस भी देखी, और हमने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल जो था उसके बारे में भी पढ़ा, हमने क्रोमेटोग्राफी जो है उसके इस्तेमाल के बारे में भी पढ़ा, और हमने मुख्तलिफ ईथर सोलबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, उनकी विस्कोसिटी, मॉइस्चर कंटेंट और ये सारी चीज़ें भी देखी। और हमारा एंड रिज़ल्ट इन सब का यही होता है कि अगर कोई भी चीज़ आपको दी जाए, आपने चेक करना है उसका खालिसपन, उसका ना खालिसपन, या आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, आपको उसकी समझ नहीं है कि ये क्या चीज़ हो सकती है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है ये बहुत सारी चीज़ों की मदद से शनाख्त के अमल से गुज़रना, उसकी प्योरिटी के अमल को चेक करना, उसकी प्योरिटी को चेक करना और उसको मज़ीद प्रोसेसेस में एंटर करना। मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से आज का लेक्चर क्लियर होगा। तो अब हम इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में मज़ीद अगले टॉपिक के साथ। तो उस वक्त तक के लिए थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।